नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो कि भूगोल का है, और आज उसका लेक्चर नंबर है 5। और इसी के साथ ही जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नए अध्याय के साथ आप लोगों से मिलेंगे। पर आज इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। उसमें मैंने आपको बोला था एक विद्युत बाकी है, तो विद्युत आज वाले में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से विद्युत बनती है। 2 तरीकों से बनती है, दोनों को बहुत अच्छे डीप में मैं आपको समझाऊंगा। फिर आएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और उनकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी जानेंगे। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय, भूतापीय, और फाइनली फिर जो हमारे पास एक सबसे बड़ा सवाल है कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। और संरक्षण का मतलब है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है बचाना, कि ऊर्जा संसाधनों को बचाए कैसे। तो चलिए करते हैं सीधी बात, नो बकवास, और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमें जानना है विद्युत। विद्युत के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अति 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 आवश्यकता हम लोगों को होती है, बिल्कुल होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी की हमें बहुत आवश्यकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता जो हमें है भैया, हमें पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमें गर्मियों में जब सोते हैं तो बिल्कुल बढ़िया पंखे, कूलर, एसी चलते हैं, तब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमें किसी भी काम के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में हमें देख रहे हैं, उसे भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बनती कैसे है वो आज हम लोगों को देखना है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका, विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है, 2 तरीकों से उत्पन्न की जाती है। पहला है प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है वो पहला तरीका ये। इसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल एक डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। फिर दूसरा, अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। देखिए ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ये किसका है, ये दूसरे वाले का है, ठीक है ना। टरबाइन चलाकर के ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये कोयले से उत्पन्न होने वाली विद्युत है, ताप विद्युत है। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था और वापस कह रहा हूं कि कुछ समय पहले, 1 महीने 2 महीने पहले बार बार में चर्चा उठी थी भारत में कि कोयला खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, एनर्जी को बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ। क्यों? क्योंकि कोयले से हम लोग बिजली बना रहे हैं। अब देखो, जो कोयले से जो बिजली बनती है ना, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले तो क्या होता है, जो कोयला होता है ना, उस कोयलों को जहां पर बिजली बनाई जाती है वहां ले जाया जाता है ट्रेनों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा से वो डाल दिया जाता है। फिर वो डाल देने के बाद क्या होता है, उसको बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जिसे कट 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 करके उसको बारीक पीस लेंगे। अब उसे पीसने के बाद क्या होता है, फिर उसको जलाया जाता है, उससे बिल्कुल फिर उससे भाप निकलता है, उसमें पानी का एडिशनल होता है। ऐसे करके फाइनली जाकर के बिजली बनती है। बट ये ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत ज्यादा कोयला क्या है, हमें बिजली उत्पादन में चाहिए। तो इसलिए ये वाला जो तरीका हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, बट थोड़ा सा अब क्या है, चिंताजनक है जिस प्रकार से कोयला खत्म हो रहा है। तो कोयले से भी हम लोग बना सकते हैं, कोयले से, पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से भी बना सकते हैं। पर अभी जो हमें चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आती है, हाइड्रो टरबाइन की बात आती है। हम लोगों ने अध्याय 3 पढ़ा था जिसमें मैंने जल संसाधन की बात करी थी। जल संसाधन की हमने बात करी थी, इंग्लिश में बोले तो वाटर रिसोर्सेज। चैप्टर 3 था ना भैया, पढ़ा था। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बांध। क्या नाम था? बांध। जब ये बांध वाला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा, उस बांध वाले टॉपिक में, या इंग्लिश में से बोले तो डैम्स, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ये बात भी पढ़ी थी। और ये भी पढ़ा था कि उसमें एक ही बात भी पढ़ी थी कि डैम से या बांध से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब आज एक बार बेसिक्स तरीके से हम लोग जानते हैं किस प्रकार से। जैसे देखो, मान लो ये क्या है, ये टरबाइन है, ठीक है। ये टरबाइन है। टरबाइन भी आप कभी देखना है, एक स्पेशल शेप के रूप में हमें टरबाइन देखने को मिलती है, ठीक है। टरबाइन है ये, जैसे ये टरबाइन है। इस टरबाइन को जैसे मान लो अब यहां पर बांध है, ओके, बांध है, टरबाइन नीचे लगाई जाएगी बांध के। उसके बाद इस टरबाइन के बाद क्या है, नीचे एक मोटर लगाई जाएगी, ठीक है ना। यहां एक मोटर लगाई जाएगी। अब जैसे मान लो ये बांध है, अब बांध में क्या हो, पानी इकट्ठा हो, फिर एक साथ स्पीड के साथ, एक साथ हम स्पीड के साथ जब इस पे पानी डालेंगे, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, जब एक साथ हम इस पे स्पीड से पानी डालेंगे, डाला, इससे पानी रोटेट होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा। रोटेट होने के बाद वो किस पे गिरेगा, मोटर पे गिरेगा, ठीक है ना। और जब मोटर पे पानी गिरेगा तो यहां से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। क्या होगी, हीट जनरेट होगी, हीट का उत्पादन होगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है।
देखो बांध है ऊपर से भाई, एक मैं आज बेसिक चीज भी आपको जैसे बताता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं जैसे कि ये भैया ये क्या है, हमारी टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है। अब इस टरबाइन पे मान लो मैं जब जोर से ऊपर से पानी डालूंगा, वो जैसे ही पानी डालेगा उस पे क्या होगा, ये टरबाइन मूव करेगी, मूव करती जाएगी, मूव करती जाएगी, और ये मूव कर करके यहां से पानी मैंने स्पीड से डाला है, ओके, ये टरबाइन क्या हुआ, मूव हुआ, मूव हुआ, और ये टरबाइन नीचे जब जो मोटर लगा हुआ उस पर ही पानी गिरता जाएगा, तो वो मोटर भी क्या है, मूव होगी, और जब जब मोटर मूव होती जाएगी तब तब क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा। तो इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से जल से, ठीक है, जल से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये बात आप समझिएगा कि यहां पे जैसे बांध है या ऊपर से आप इस टरबाइन पे पानी डाल रहे हैं बहुत स्पीड से, जितनी तेजी स्पीड से आप पानी डालोगे उतनी ही तेजी टरबाइन घूमती जाएगी, और टरबाइन जितनी तेजी से घूमेगी उतना मोटर घूमेगा, और उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो ये बात आपको देखो, यह हमारे लिए उसकी तुलना में, कोयले की तुलना में विद्युत उत्पादन करना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है। तो दो तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सकता है, एक तो इस प्रकार से और एक दूसरा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों से भी, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी लगती है, ठीक है ना भैया, एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी है भैया। हमारे घर में पंखा चलना चाहिए, हमारे घर में एसी चलना चाहिए, हमारे घर में टीवी चलना चाहिए, हमारा स्मार्ट बोर्ड चलना चाहिए, ये सब कुछ चलना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। कोयले से बने बिजली, पानी से बने बिजली, जिससे बनी हो, जिससे बने, हमें कोई से कोई लेना देना नहीं। तो विद्युत क्या होगी, एक जैसी होगी। जैसे कि हमें चाइना वाले एक जैसे नजर आते हैं ना, सबकी आंखें इतनी छोटी छोटी सी आंखें, वो ऐसे, तो विद्युत एक जैसी हो जाती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, तेज बहते हुए जल से, मैंने क्या बोला, जो वो टरबाइन पे जो पानी गिरेगा वो तेज बहता हुआ पानी जाएगा। हम डैम्स बना रहे हैं, डैम्स में इकट्ठा होकर फिर वो जूस में जाकर के गिर रहा है, तेजी से स्पीड से पानी गिर रहा है, तो वो क्या है, ज्यादा जल्दी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तेज बहते हुए जल से हम जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो किसको दर्शा रहा है, जल को दर्शा रहा है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना, जनरेट करना। मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स इसलिए बताता हूं क्योंकि जो पेपर होता है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, और कुछ ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बाउंसर होते हैं और हमें ऐसे झुक करके बैटिंग करनी पड़ती है, वो हमें समझ में नहीं आते, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम थोड़े से इंग्लिश वाले शब्द देख लें और उनसे हमें समझ में आ जाए कि हाँ भैया ये बात बोली है, तो हमारे दिमाग क्लियर हो जाए। तो जल विद्युत उत्पन्न करना नवीकरण है, नवीकरण है, वापस नवीन कर सकते हो। नवीन मतलब नया, वापस नया बना सकते हो, बनाओ ना। वह पानी तो है बांध में, गिराओ पानी, और जोर से पानी गिराओ, और जोर से पानी। ये जैसे मैंने यहाँ पे बांध दिखाया आप लोगों को, बांध है, अब इनके नीचे क्या है, टरबाइन लगी हुई होगी और मोटर लगी हुई, जो तेजी से क्या है, पानी आएगा और पानी आकर के टरबाइन पे गिरेगा। तो नवीकरण है, इसमें कोई ऐसा खत्म होने वाली दिक्कत वाली बात नहीं आती। भारत में अनेक बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बहुउद्देश्यों का इंग्लिश में बात करें तो मल्टीपर्पज, ओके, मल्टीपर्पज। अब मल्टीपर्पज का मतलब क्या भैया, एक के साथ एक ही चीज से हम अनेकों काम कर लें। जैसे कि मैंने बोला था, बांध जो डैम से, वो क्या है, बहुउद्देश्य है, मल्टीपर्पज है। जैसे कि मैं एक पहले घर का एक उदाहरण देता हूं। दूध है भैया, दूध क्या है, बहुउद्देश्य है ना। दूध आप वैसे भी पी सकते हो, दूध से चाय बना करके भी पी सकते हो, दूध से कॉफी बना करके भी पी सकते हो, दूध का पनीर भी बना सकते हो, दूध से मिठाई भी बना सकते हो। तो दूध क्या है, बहुउद्देश्य चीज है हमारे लिए, मल्टीपर्पज है, एक से ज्यादा चीजों में काम आ रही है। तो दूध क्या है, बहुउद्देश्य। उसी प्रकार से जो बांध होते हैं ना, वो बहुउद्देश्य है। इसी प्रकार से भारत में ऐसी बहुत सी योजनाएं, परियोजनाएं, जिन्हें हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, ऐसी प्रोजेक्ट्स चलाए गए जो क्या हो, बहुउद्देश्य हो, जिनके साथ एक के साथ क्या अनेकों काम हो जाए, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न करेंगे। जैसे कि भाखड़ा नागल डैम हमने बनाया, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजनाएं बनाई। ये भाखड़ा नागल डैम का मैंने आपको दिखाया। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से भी उत्पन्न की जा सकती है। तो ये बात हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं कि जो ताप विद्युत है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से भी उत्पन्न करी जा सकती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। जो ताप विद्युत है, ठीक है, वो क्या है, अनवीकरण। देखो जो पानी वाला था वो नवीकरण था, विद्युत में भी देखो पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला जल विद्युत है, वो तो क्या है, नवीकरण है, रिन्यूड हो जाएगा, वापस बनता जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये क्या है, ताप विद्युत वाला अनवीकरण है, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। कोयले पे इतनी चिंता क्यों, कोयले पे इतनी चिंता क्यों थी सरकारों को? अरे भाई खत्म हो गया तो कहां से बनाएंगे बिजली, कहां से लाएंगे 440 वोल्ट तो चिंता का विषय था। और इसमें जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, वो जीवाश्म ईंधन है, वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर विद्युत को उत्पन्न करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये अभी तक हमने जो पढ़े,
भैया कोयले के बारे में हमने पढ़ा, पेट्रोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विद्युत के बारे में हमने पढ़ा, प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, ये क्या है? ये परंपरागत एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जो परंपराओं से चलते आ रहे हैं। हम काफी समय से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मिल जाएंगे, हमें मिल रहे थे इतने समय तक, काफी है। परंतु अब जो बात आती है, अब आती है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। साधन या स्रोत एक ही बात है। अब सबसे पहली बात तो ये जरूरत उठती है कि भैया परंपरागत से जब काम चल रहा था तो गैर परंपरागत क्यों सवाल ये, ठीक है ना, इसकी जरूरत क्यों आई? तो अब पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे आज एक बात बताओ। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को सोशल पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? मनीष सर पढ़ा रहे हैं, मनीष सर सोशल पढ़ा रहे हैं। अब जब सोशल पढ़ा रहे हैं तो अब मान लो अगर कोई दूसरा टीचर आता है तो दूसरे टीचर के आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला तो या तो मनीष सर छोड़ दे, निकल जाए, पहला कारण। दूसरा कारण भैया बर्डन लोड ज्यादा हो तो एक क्लास वो ले ले, एक क्लास ऐसा ले, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब इनके हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापित तो करना पड़ेगा। हर बार मैं आपको ऐसा उदाहरण देता हूं, हमें प्रतिस्थापित तो करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पढ़ाना तो जरूरी है, पढ़ाना तो जरूरी, तो प्रतिस्थापित करना पड़ेगा मनीष सर की जगह। काम नहीं अटकना चाहिए और काम क्या आपका पढ़ना, तो प्रतिस्थापित होना, रिप्लेसमेंट होना जरूरी। उसी प्रकार से हमारे बिजली बनने का काम रुकना नहीं चाहिए, 440 वोल्ट हमें तो चाहिए ही चाहिए। और उसी प्रकार से जब परंपरागत की जगह हम गैर परंपरागत क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि वो क्या होते जा रहे हैं, उनका हमारा उपभोग, हमने उपभोग उनका क्या कर दिया? बढ़ गया है। उपभोग क्या हो गया है? बढ़ गया है। ये प्लस का साइन है, मतलब दर्शाता है कि बढ़ गया। आप बढ़ने के लिए ये वाला भी दिखा सकते हो और ये वाला भी। उपभोग हमारा बढ़ गया। उपभोग हमारा क्यों बढ़ा? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई भैया, जनसंख्या हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। तो उपभोग बढ़ गया, जनसंख्या हमारी बढ़ गई। जब उपभोग बढ़ गया तो ये क्या हो गए? ये धीरे धीरे खत्म होने लगे। किसकी बात कर रहा हूं? परंपरागत की बात कर रहा हूं। वो खत्म होने लगे, उपले खत्म हो गए, लकड़ियां खत्म हो गए, जंगल काट दिया तो खत्म होने लगे। और क्या बोला था? मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, लाखों वर्ष लग जाएंगे बनने में। कितने वर्ष? आपस बोलो, लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो लाखों वर्ष तक बैठे ही रहेंगे क्या? बोल दे आज वाली पीढ़ी को, तुम है ना साल में 2 दिन ही लाइट लिया करो, बाकी लो ही मत, तो लाखों वर्ष बैठे रहे? नहीं भैया, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। लाखों वर्ष तक तो हम बैठे नहीं रह सकते। तो ये क्या है? खत्म हो जाएंगे। और जब ये खत्म हो जाएंगे, अब जैसे मान लो खत्म हो गए, अब कुछ बचे, अब कुछ ही बचेंगे, तो भैया क्या होगा? इनकी जो प्राइस है, जो इनका मूल्य है, उनमें क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो हमें बर्दाश्त तो है नहीं। और ये किस प्रकार से, देखो महंगाई बढ़ती है, वो भी किस प्रकार से बढ़ती है, वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो। हम 2 चीजें देखते हैं, एक होता है डिमांड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मांग, और एक होती है सप्लाई, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ति, ठीक है। अब देखो, जब डिमांड 100 की है, 100 वस्तुओं की डिमांड है, और सप्लाई भी 100 की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मामला बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। एक सही सी जो वाजिब मूल्य रहता है उस पर चीज आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो डिमांड 80 की है और सप्लाई 100 की है, तब क्या होगा? तब मूल्य कम होगा, तब मूल्य कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो डिमांड करने वाला कौन है? उपभोक्ता, हम लोग जो हम मांगते हैं डिमांड। सप्लाई करने वाला कौन है भैया? प्रोड्यूसर, उत्पादक जो सप्लाई कर रहा है। तो उसको पता है प्रोड्यूसर को कि भाई खरीदने वाले तो 80 हैं, पर मेरे पास चीज कितनी है? 100 है, मेरे पास चीज 100 है, और उपभोक्ता को भी पता डिमांड है नहीं, खरीद लो। तो अब वो क्या करेगा? वो उसको बोलेगा ज्यादा भाई दे दे, इतने में दे दे, नहीं तो ठीक है मैं तो नहीं ले रहा, जा। पर वो बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि इनके अलावा 20 तो कैसे न कैसे करके निकालने, 80 में कंपटीशन देखेंगे। फिर आते हैं तीसरा जो है, अब मान लो डिमांड 120 वस्तुओं की है, परंतु वस्तु जो बनी हुई है वो 100 ही है। तो अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मूल्य जो होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? ज्यादा? भैया यहां पे उपभोक्ताओं ने अपनी अकड़ दिखाई, अब यहां पे जो उत्पादक है वो अपनी अकड़ दिखाएगा। वो बोलेगा खरीदना तो खरीदो, जो चीज 10 रुपए की तो उसको 20 में बेचेगा। बोले खरीदना है तो खरीदो, क्योंकि 20 लोग तुम नहीं भी खरीदोगे ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, खरीदो।
तो इस प्रकार से जब क्या है, अब ये खत्म हो जाएगा, तो अब देखो, अब सरकारें मान लो कि जब ये परंपरागत चीजें खत्म हमारे पास होती जा रही है, हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे, तो सरकार को तो बनानी है, बिजली तो बनानी है। अब बिजली बनाएगी, जिन भी कंपनियों से, जिनसे जगह से कोयला खोद रही है, उनमें खर्चा आ रहा है, बहुत खर्चा लग रहा है, और है तो सरकार का मूल्य भी बढ़ रहा है, सरकार की लागत बढ़ रही है। तो लागत बढ़ रही है तो किससे वसूलेगी सरकार? सरकार के पास कौन सा ऐसे, या तो अलादीन का चिराग या पेड़ है वहां पे ऐसे झटकाएगी और पैसे गिर जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। किससे लेगी? हम लोगों से लेगी। तो हम लोगों से लेगी तो जब हमें क्या पता चलेगा? मूल्य बढ़ गया, और मूल्य बढ़ गया तो वो महंगाई बढ़ गई। इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की, साधनों की हमें क्या है, जरूरत है। क्यों है? क्योंकि हमारा उपभोग बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत है उनका हमने खत्म कर चुके हैं या कम हो चुके हैं। तो जब वो कम हो जाएंगे तो मूल्य बढ़ जाएंगे, तो मूल्य बढ़े हुए तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। चलिए, गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। देखो, अब गैस और तेल की क्या है, कीमतें बढ़ती जा रही है। ये बात तो आप देख रहे हैं, तेल की कीमतें तो बेमिसाल बढ़ रही है, ठीक है। तेल की कीमतें तो आप देख रहे हैं, तो बहुत बेमिसाल तरीके से बढ़ रही है। संभाव्य का मतलब क्या? संभावनाएं होना, पॉसिबिलिटीज होना। पॉसिबिलिटीज है ना, वो क्या है, कम होती जा रही है, संभावनाएं कम होती जा रही। और जब संभावनाएं कम हो रही है और कीमत बढ़ती जा रही, देखो एक बात मुझे बताओ, आज जो 30 साल का युवा है उसमें काम करने की संभावनाएं ज्यादा है, और एक 60 साल का जो इंसान है उसमें काम करने की संभावनाएं क्या है, कम है। किसको प्रेफर करोगे? 30 साल वालों को प्रेफर करो, क्योंकि वो काम ज्यादा करके दे सकता है 60 साल। तो इसी प्रकार से अब तेल की और गैस की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज है कि ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अब कम हो गया और कीमतें बढ़ गई। मतलब दाम भी ज्यादा और काम तो, संभावना तो नजर ही नहीं आ रही। तो भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न कर देती है। तो हमारा भविष्य में हमें क्या है, अनिश्चित हो गया है, कि हमें अनिश्चित को इंग्लिश में बोलते हैं अनसर्टन, अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि हमारे पास मिलेगा भी ये विद्युत या नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें गैर परंपरागत पे बढ़ना पड़ेगा। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालता है, वो भी आगे अपन लोग जिक्र करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। जो जीवाश्मी ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन में पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं कि जो जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जानवरों का अवशिष्ट है, ये जो जब जमीन में दबते जाते हैं, संपीड़ित होना, कंप्रेस्ड होते जाते हैं, दबते जाते हैं, तो वहां से जो फिर हमें पेट्रोल, कोयले, ये चीजें मिलती है। तो जीवाश्म ईंधन का भी हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तो वो पर्यावरण के लिए नुकसान ही है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन, तो बात ध्यान देना, नवीकरण, अब हमें क्या चाहिए, नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। इन सब पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला सोलर एनर्जी, दूसरा बोला है भैया पवन एनर्जी, पवन पुत्र हनुमान, मतलब हवा की बात हो रही है, विंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा का आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप लोग आगे जाकर के पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप 9th 10th की पॉलिटी पढ़ लीजिए, बेमिसाल पॉलिटी, आपको जीवन में कभी दिक्कत है। आप ग्रेजुएशन करोगे ना तब तक आपको वो चीजें काम आएगी। ओके, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं 9th की, 10th की और एक 11th की ज्योग्राफी, भैया ये 3 पढ़ लो, ये 3 पढ़ लो, आपको दुनिया में ज्योग्राफी में कोई डिफीट करने वाला बंदा नहीं है। बेमिसाल ज्योग्राफी है, भूगोल जो है वो गजब का भूगोल है। ओके, जैविक ऊर्जा, ठीक है, जैविक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बायोगैस की बात करेंगे, बायोगैस की हम लोग बात करेंगे। अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है, तो बायोगैस इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हमें और भी पढ़ना है, जैसे कि जियोथर्मल के बारे में पढ़ेंगे, भूतापी की हम लोग बात करेंगे, जियोथर्मल के बारे में पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। आगे वाले जो आने वाले टॉपिक्स उनकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर एटॉमिक के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें ऐसे अनेकों संसाधन जो है योग्य ऊर्जा, नवीकरण योग्य हो, जो नवीकृत होते रहे, जिससे हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे। भारत धूप जल जीव भार साधनों में समृद्ध है, तो भारत के पास धूप भी बहुत है, जल भी बहुत है, सब कुछ भारत के पास बहुत है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। वृहत कार्यक्रम का मतलब है लार्ज स्केल के जो कार्यक्रम है, बड़े लेवल पे सरकार ने काफी कार्यक्रम बनाए हुए हैं। तो अब जानते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। अब परमाणु, और भाई सर बम फुड़वाओगे क्या? अरे भाई परमाणु की, हाँ मानता हूं, परमाणु बम समझ लिए होंगे आपने, पर परमाणु हमारे यहाँ पे क्या है, ऊर्जा
का उत्पादन करने में भी हमारी सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। अणुओं की संरचना, अणु क्या होते हैं? अणु को अगर इंग्लिश में बोले तो एटम्स। देखो भाई एक बात बताऊं, तुम लोगों ने ना ये सब साइंस में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। राहुल सर ने तुम्हें सब कुछ पढ़ाया होगा, ये अणु, एटम्स, केमिस्ट्री वाले हैं। मैंने भी 10th में साइंस तो पढ़ी हुई है, वो बात एक अलग है कि मुझे समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना। पर है ना, तो अब तो तुम्हें बहुत अच्छे टीचर मिले हुए, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। टीचर तो मुझे भी अच्छे मिले थे, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया साइंस पे, नफरत थी, नफरत। तो एटम्स जो है, अणु जो होते हैं एटम्स है, उनकी संरचना जब बदल दी जाती है तो उससे भी क्या होता है? एनर्जी का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा के रूप में, उष्मा मतलब क्या है? हीट है, ठीक है ना। उष्मा क्या है? हीट है। और इसको सही से ही लिख करके आना, उष्मा ही लिख करके आना, ये मत लिखा है ऊषा, ऊषा मत लिख करके आ जाना, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो उष्मा के रूप में भाई हीट निकलती है उसमें, जब हम उन अणुओं का रूप चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें से क्या है? हीट निकलती है। जब वो हीट निकलती है ना, तो उससे हम क्या है? बिजली, विद्युत उत्पादन करने में मदद होती है। यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम की बात करेंगे, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलते हैं, पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ये देखो भैया यूरेनियम, ये रहा थोरियम, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम की मैंने आपको इमेजेस दिखाई है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ये परमाणु और आणविक में मदद करते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये भी है कि ऐसे जब आप एग्जाम दोगे, मैं बार बार मैं कहता हूं कि इस साल के जो एग्जाम है उनका मुख्य टारगेट एमसीक्यूज है। उनका मुख्य टारगेट क्या है? अवश्य वाले सवाल है, काफी जगह जैसे बिहार बोर्ड में तो 50% ही एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लेवल हमारे लिए चैलेंज है कि हम एमसीक्यूज को ज्यादा हिसाब से टारगेट करके चले। अब जैसे मान लो कि अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि भैया परमाणु वाले में किसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो अब जैसे मान लो उसमें यूरेनियम डाल दिया, थोरियम डाल दिया और मोनाजाइट डाल दिया, मोनाजाइट भी बताऊंगा क्या है, ये डाल दिया गया और एक और कोई सा डाल दिया। अब अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा यार यूरेनियम का भी इस्तेमाल होता है, हाँ होता है। थोरियम का भी होता है, बोले हाँ होता है। मोनाजाइट का भी होता है, बोले हाँ होता है। तो बोले जो चौथा है वो काट दो, वही सही है, वही सही है। तो इस प्रकार से आपको एक एक बात जो है वो दिमाग में बिठा करके रखनी है। और बार बार कहता हूं कि ये जो साल है ना आप लोगों के लिए गोल्डन ईयर से, आराम से 90, 95, 99 आप परसेंटेज बना सकते हो अगर सच में आप मेहनत कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे तो फिर तो भगवान राम के भरोसे हो आप। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो मोनोजाइट रेत का मैंने यहाँ पर दिखाया है, रेत नहीं एक्चुअली में चट्टान का पार्ट है, तो वो रेत बन जाती है, तो उसमें भी क्या है? थोरियम पाया जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे थोरियम भी देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रेत सी है, मिट्टी सी है, ठीक है। तो ये जब आप इसको मोनोजाइट को तोड़ोगे ना, फोड़ोगे, जब ऐसा ही आपको नजर आएगा। अब आते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्या होता है? देखो उष्ण कटिबंधीय की जो इस्तेमाल होगा वो सौर ऊर्जा में होगा, सोलर एनर्जी में होगा। किस प्रकार से होगा वो देखो। वैसे तो मैंने पहले के लेक्चर्स में बहुत बार इन बातों पर चर्चा करी, पर कोई भी बच्चा अगर जो नया जुड़ा हो तो वो देखे इस पे। उष्ण कटिबंधीय क्या होता है? देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, उस पर एक बीच में से रेखा जा रही है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री की, और जिसे हमका नाम दे रखा भूमध्य रेखा। ये क्या है? ये अक्षांश है। अक्षांश मतलब आड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें, ठीक है। ये अक्षांश क्या है? आड़ी लाइनें। और ये जो लाइनें हैं ये काल्पनिक है, ये रेखाएं हैं ये काल्पनिक है। तो एक ऐसे 0 डिग्री से गुजर रही है और एक ऊपर से निकलती है 23.5 डिग्री से, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ओके, उसके बाद ऊपर से निकली है तो भैया नीचे से भी निकलेगी, पृथ्वी तो बराबर है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे से जो निकली 23.5 डिग्री, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ऐसे करके फिर एक 66.5 डिग्री पे भी निकलेगी, फिर एक यहां पे 66.5 डिग्री इधर भी निकलेगी, ऐसे करके देखो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक बार चेंज कर देता हूं पेन का। ये वाला जो भाग है ना 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये वो वाला भाग है मेरे प्यारे बच्चों जहां पे सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है? आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ये रहा भैया सूरज भैया, ठीक है, ये रहे सूरज दादा। तो जब सूरज दादा अपनी रोशनी छोड़ते हैं ना, तो देखो अब यहां पर पहले यहां सीधी सीधी सूरज की रोशनी जाएगी जाएगी, और जैसे जैसे आप ऐसे होते जा रहे हो ये कट करती हुई बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में? तो जब यहां पर है ना, तो यहां पर सूरज की रोशनी क्या है? क्या है बोलो? ज्यादा है। और सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ने का मतलब क्या है? गर्मी, ठीक है ना। गर्मी याद आती है ना, गर्मी में डरबी डरबी कूल कूल, तो गर्मी यहां पर क्या है? यहां पर गर्मी ज्यादा रहेगी।
यहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी, बहुत ही ज्यादा गर्मी यहां पे रहेगी। और जब ज्यादा गर्मी रहेगी, ज्यादा सूरज की ताप पड़ेगी तो गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो भाप निकलेगी, और भाप निकलेगी तो उससे क्या होता है, क्या होता है, बारिश होती है उससे। तो ये वाला जो इलाका ना, यहां पे क्या है, गर्मी रहेगी। ये वाले इलाके में आप ये कह सकते हो थोड़ा सा लगभग लगभग सा ठीक सा तापमान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये बात आप समझ लो। और इसके ऊपर वाला तो इलाका ऐसा बिल्कुल ठंडा ही ठंडा है, ठीक है, चिल्ड है, ठीक है। यहां पर भी थोड़ा मतलब आप ये कह सकते हो ठंड ज्यादा गर्मी कम, और यहां पर तो ठंड ही ठंड है। ओके, बात आ गई। ये जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव जिसे इंग्लिश में नॉर्थ पोल, और ये दक्षिणी ध्रुव जिसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ये वाला जो इलाका है ना, इसी की बात कर रहा हूं, यही उष्ण कटिबंधीय है। अब बात ये आती है कि भारत की लोकेशन कहां पे, भारत की लोकेशन कहां पे। भारत की लोकेशन ये जो ये आप देख रहे हो, इस बात को समझना, 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है ना, ये वाली कर्क रेखा ना, बहुत ध्यान से समझ लेना। जिंदगी में कहीं पर भी अगर आप ज्योग्राफी की भूगोल की किताब उठाओगे, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। और सबसे बेहतरीन बात आपको बताऊं, ये 6ठी कक्षा में पढ़ा दिए जाते हैं, पर हमने तो कभी दिमाग की बत्ती जलाई नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, पढ़ लो। तो ये जो 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा हमारी जा रही है ना, ये कर्क रेखा है ना, भारत को बिल्कुल 2 भागों में बांटती है। भारत को बिल्कुल 2 भाग, मान लो अगर कोई एक रेखा मेरे यहां से जा रही है तो मेरे शरीर को बिल्कुल 2 भागों में बांट देगी। उसी प्रकार से कर्क रेखा बिल्कुल भारत से होती हुई गुजर रही है, और ये क्या है, भारत को 2 भागों में बांट रही है। मतलब आधा भाग भारत का क्या है, ऊपर है, पर वो इससे ऊपर नहीं जा रहा है, 66.5 वाले से ऊपर नहीं जा रहा है। ध्यान रखना मेरी बात, 66.5 वाले से ऊपर नहीं जा रहा है, और आधा भाग इसके नीचे 0 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है, भूमध्य रेखा से नीचे नहीं जा रहा है मेरे बच्चों, भूमध्य रेखा से नीचे नहीं जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब 23.5 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ये वाला इलाका कौन सा है, थोड़ा मीडियम जो टेम्परेचर होता है वैसा है। और ये नीचे वाला कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वाला, गर्मी वैसा, गजब का तापमान। आ रही बात समझ, ये वाला जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे जो वो पड़ेगी ना सूरज की किरणें, उनका हम गजब का फायदा उठाएंगे, और गजब ही फायदा उठा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब आप मुझे है ना कमेंट में एक बात जरूर बताना कि भारत के अक्षांश और देशांत कितने हैं, ठीक है, अक्षांश और देशांत कितने हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हो ये टॉपिक जानने का, तो मैंने 9th क्लास का वीडियो बना रखा है ज्योग्राफी का भूगोल चैप्टर 1 का, वो भी आप देखिएगा, और भी आपको डाउट्स क्लियर होंगे। अब आते हैं सौर ऊर्जा पे। अब देखो सौर ऊर्जा बोले सर फिर ये उष्णकटिबंधीय आपने बीच में कहां से पढ़ा दिया, तो अब पढ़ लो, हाँ बोलो कहां से पढ़ा दिया। पहली लाइन ही वो बोल रहा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। क्यों भैया, किस खुशी में बोल रहा है, अरे भाई ये वाला एरिया है ना उष्णकटिबंधीय। तो अब आ जाओ, यहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है, मतलब इस्तेमाल करने की असीम संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है हमारे पास, पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास, बहुत है, पर हम लोग करते नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास दिमाग बहुत है पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत छोटे छोटे बल्ब से लगे हुए हैं पर हम उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है, बंद है तो बंद ही रहने देंगे, जगाने की कोशिश ही हम नहीं करते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। अब ये बात आप देखो किस प्रकार से होता है। अब आपको ये जो सोलर पैनल या सौर पैनल भी आप इसे बोलिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, सोलर पैनल इसे इंग्लिश में कहा जाता है। देखो इसमें है ना, आप एक बात ये देखना, ये वाला जो सेल है ये एक एक सेल ऐसे होते हैं, इस प्रकार से सेल होते हैं, ओके, ये बात ध्यान रखिए, एक एक सेल इस प्रकार से होगा। और ये जो एक सेल में ना 0.5 वोल्ट तक ऊर्जा का संग्रहण हो सकता है। आई बात समझे, होगा कैसे वो बात भी समझ लो। होगा ऐसे ये हमारा क्या है, ये है भैया सोलर पैनल, ये है सूरज ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी या फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी ये है कि जो सूरज से किरणें आ रही है, और सूरज से जो किरणें आ रही है वो केमिकल है, और हम उसे किस में बदल देंगे, इलेक्ट्रिकल में बदल देंगे। और इलेक्ट्रिकल में बदलने का काम ये कौन करेंगे, ये बाबूजी बैठे ना सोलर पैनल वाले, ये करेंगे। तो अब होगा क्या कि ये जब सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी, पड़ती जा, और जब उस पे पड़ेंगी एक एक सेल पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो कितना स्टोर कर लेगा, 0.5 वोल्ट स्टोर कर लेगा। अब आपको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप लगाओ, जितनी जरूरत आपको ऊर्जा की है उस हिसाब से लगाओ ना भैया। सौर ऊर्जा, सोलर, और सोलर हम बात कभी कभार सन के लिए भी कर लेते हैं। तो जब ये सूरज से जो किरणें आ रही है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का संग्रहण कर रहे हैं। एक सेल 0.5 बनाता है। अब मान लो अगर इस पूरे सोलर पैनल में मैंने 30 ऐसे वो लगा दिए, 30 सेल लगा दिए, तो भैया कितने हो गए 30 सेल लगा दिए तो 30 से गुना करो,
15 वोल्ट तक का ऊर्जा संग्रहण कर सकते है ना। बेहतरीन चीज, गजब की चीज है। अब बताओ ये कभी खत्म होगी? सूरज दादा कभी खत्म होंगे क्या? सूरज दादा चलेगा तो फिर हमारा क्या काम है? हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है ना, अंधेरे में थोड़ी रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है? ये नवीकरण है, बस चलती जाएगी। अब तो आप देखा करो काफी जगह पे जो गवर्नमेंट के भी, जैसे कि रेलवे स्टेशन या बहुत सी जगह पे क्या है, अब इनका इस्तेमाल करे जाने लगा है। पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स पे सौर ऊर्जा लगाना शुरू कर दिया गया है और काफी घरों में, खेतों में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़िया मजे उठा रहे हैं लोग। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा। तो ये बात मैंने बोला, भारत के ग्रामीण और सुदूर मतलब जो बहुत दूर दूर तक के क्षेत्र हैं उनमें सौर ऊर्जा क्या है, बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, फेमस हो रहा है, पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती जा रही है, बहुत पॉपुलर हो गया है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र। अब संयंत्र, अब बोलोगे यार सर ये क्या है? सर ये तो बड़ी पहली बार सुना सर। कोई बात नहीं, प्लांट। तो बोले सर कैसी बातें कर रहे हो? प्लांट को तो पौधा बोलते हैं। इतनी तो अंग्रेजी हमें भी आती है। अरे गंवारो अंग्रेजी थोड़ी सी सीखी तुम लोगों ने, वैसे तो ज्यादा तो मैंने भी नहीं सीखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्लांट यहाँ पे जो है, मतलब जो उस ऊर्जा को, जैसे कि अब ये है, ये पूरा एक तरीके से प्लांट है कि हमने पूरा वहां सेटअप करा है। ये जो सेटलमेंट है ना, इसी को हम प्लांट कह रहे हैं। तो कुछ बड़े और सौर ऊर्जा, जो बहुत बड़े सौर ऊर्जा, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा वो लगवा दिया और बोल दे देखो मैंने लगवाया, नहीं, बहुत बड़े पूरे के पूरे बीघा की बीघा जमीनों में लगवाना। बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपला तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। तो अब क्या है कि बड़े लगा देना और फिर उनसे क्या है, घरों में विद्युत एनर्जी पहुंचा देना, और उससे क्या होगा, उपलों और लकड़ियों की जो निर्भरता है वो दिन पे दिन खत्म होती जाएगी। लकड़ी हम खराब नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो जंगल है वो वन है, सुरक्षित रहेंगे। और उपलों का इस्तेमाल है, जो उपले किससे बनते हैं, गोबर से बनते हैं, और गोबर का हम खाद में इस्तेमाल कर लेंगे। फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। पर्यावरण संरक्षण की बात जैसे लकड़ी को बचाएंगे तो वन बचेगा, जंगल बचेंगे। ठीक है, जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, और कृषि में खाद के रूप में भी इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आते हैं भैया तीसरा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये पवन चक्की ने कहा जाता है और विंड एनर्जी ने कहा जाता है। ये जो आपको ऐसे ये देख रहे हैं ना, ये जो हमारे पंखों के 3 ताड़ियां होती है, उस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इनमें भी टर्बाइंस है। ठीक है ना, ऐसा मत समझो ऐसे ही लटका दिया और चल रहा है काम धंधा, नहीं, बहुत इसमें बहुत टेक्नोलॉजी नीचे से ऊपर तक। आप जब इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, जब ये मूव करती है तो वो उससे भी हीट जनरेट हो रही है और स्टोर हो रही है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है भैया। बस संभावना तो बहुत है, मैंने बोला ना, संभावनाओं की तो कमी नहीं है। प्रकृति ने, भगवान ने इतना कुछ दिया है, सब कुछ है। तो भारत में पवन ऊर्जा की बहुत संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तो ये नागरकोइल, तमिलनाडु में नागरकोइल और मदुरई में आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। ये आप ये देखिएगा, ये जो सारा इलाका इन्होंने बताया है, उष्णकटिबंधीय जो 23.5 डिग्री से नीचे वाला इलाका है ना, उसकी बात कर रहा है। पर नागरकोइल और जैसलमेर में भी आ जाए तो जैसलमेर वाला है, ये जैसलमेर वाला भी एक बहुत प्रभावी। जैसलमेर में भी, जैसा जैसलमेर राजस्थान में, तो राजस्थान में तो आपको वैसे पता है कि धूप का, हवा का इनका काफी प्रभाव रहता है। तो जैसलमेर में भी आप काफी, जैसलमेर में अगर आप कभी घूमने जाएंगे, तो मैं पर्सनली घूमने गया हूँ जैसलमेर, तो वहां पर देखा काफी पवन चक्की आपको देखने को जैसलमेर में मिलती है। तो इसी के साथ हमारा पवन ऊर्जा भी हो गया। अब आते हैं बायोगैस पे। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। अब मेरी बात बहुत एक बात ध्यान से सुनना। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियां जानते हो ना, जो भैया ऐसे पेड़ पौधों की तरह ही वो झाड़ियां, उन पर कुछ भी नहीं लगता, बेकार है, हम तोड़ करके उन्हें जलाने के इस्तेमाल में लेते हैं, पर वो झाड़ियां। कृषि अपशिष्ट, कृषि में भैया कोई चीज बच गई हो, कोई पत्तियां खराब हो गई हो और कुछ हो, वो हम इस्तेमाल करते हैं। पशु और मानव जनित अपशिष्ट, अब ये क्या है, क्या है? पशुओं और मानव। पशुओं में जैसे कि मैंने गाय माता की बात करी थी, तो गाय माता का अपशिष्ट क्या था, गोबर। अब मानव का अपशिष्ट क्या है वो मैं बताऊं या वो तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, जिनका पेट सही रहता है वो दिन में 1 बार, और जिनका नहीं रहता वो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कोई तो हफ्ते में भी 1 बार ही जाते हैं, तो वो है। तो आप ज्यादा बार जाइए और बायोगैस बनाने में सरकार का योगदान दीजिए। तो मानव जनित अपशिष्ट, ठीक है, तो मानव जनित अपशिष्ट से हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस का उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखो ये चित्र, ये क्या है, यहाँ पे लेट्रिन है, ठीक है ना, ये लेट्रिन है। शौचालय है, सोचने की उत्तम जगह है, तो शौचालय।
शौचालय, फिर यहां से क्या ये जाएगा नीचे डाइजेस्टर है, फिर नीचे जाकर के बायोगैस, बायो स्लरी बनेगा, मतलब एक तरीके से तरल पदार्थ सा बन जाएगा, कर्दम पदार्थ जिसे हम लोग बोलते हैं, ना तो लिक्विड होगा और ना टोटली वैसे गैसेस में होगा, उस तरह से फिर आगे हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो बायोगैस बनती है। जैविक पदार्थों, जैविक मतलब जिनमें जान थी, ठीक है ना, तो ये जान के द्वारा ही तो जैविक पदार्थों से ही तो निकले हुए हैं कि अपघटन, ठीक है, अपघटन मतलब उनका टूटना विघटन होने से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोलों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये जो है ताप करने की जो सक्षमता, कैपेसिटी है ताप करने की, गर्म करने की, वो तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा ज्यादा होती है। बायोगैस संयंत्र, अब बायोगैस प्लांट की बात आ गई है। बायोगैस प्लांट की भी आपकी एनसीईआरटी में एक इमेज दी हुई है, उस इमेज को आप देखिएगा। नगर पालिका भी लगवा देती है, सहकारिता तथा निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, ज्यादा इसका यूज हो। अब बताओ, अब ये चीज तो भैया मानव अपशिष्ट रेगुलर जा रहा है ठीक है, रेगुलर जाता है। पशु है वो भी रेगुलर फ्री तो होते ही होंगे, दिन में एक बार दो बार जब भी हो, उनसे भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मतलब जब तक मानव रहेगा, जब तक पशु रहेंगे, तब तक चिंता मत करो, मिलता रहेगा पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो गोबर से ही बनाए जा रहे हैं, गोबर गैस प्लांट के नाम से भी काफी पॉपुलर है। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, क्या, गोबर वाला काम। एक तो ऊर्जा के रूप में, तो गोबर गैस प्लांट अगर लगाएंगे तो वो क्या है, ऊर्जा के रूप में उनको देगा। तो गोबर गैस प्लांट की एक बहुत, गोबर गैस प्लांट एक तो इस प्रकार से, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में बायोगैस से अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। और उर्वरक के रूप में भी हम क्या है, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी गाय माता है और ये गाय माता के बछड़े हैं, दोनों को नमस्कार प्रणाम, ठीक है ना। तो देखो, जानवरों को घरों में रखने के ये भी फायदे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी हमें बहुत फायदा मिल सकता है। तो किसानों को तो यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो उर्वरक है मतलब जो फर्टिलाइजर है, जिससे कि जमीन में जब उसको मिट्टी में डालेंगे तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, मतलब उत्पादन करने की शक्ति है वो बढ़ेगी। तो उर्वरक की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को बढ़ाएगा। और उपलो तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों को नुकसान को भी रोकता है। तो जो उपलो लकड़ी से जो जलने वाले नुकसान है उसको, वृक्ष जो खत्म कर रहे हैं वो भी हमारा रुक जाएगा। तो यहां तक हमारा जो है हमने 3-4 पढ़ लिए, ठीक है। अब पवन ऊर्जा भी हो गई, सौर ऊर्जा भी हो गई, और बायोगैस वाला भी हो गया, और परमाणु वाला भी हो गया। तो चलिए अब जानते हैं ज्वारीय ऊर्जा। और ज्वारीय ऊर्जा को हम जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं टाइडल एनर्जी। सबसे पहले तो आप एक बेसिक सी जो बात है ना, उस बातों को समझने की कोशिश करिए। ऊर्जा को छोड़ दीजिए, ऊर्जा को भूल जाइए, ठीक है ना। पहले जो बेसिक बात है वो समझिए, भैया टाइड होती क्या है और ज्वार होता क्या है, ठीक है। आप बहुत सी बार समुद्री इलाकों पर जब जाओगे ना, तो आप देखोगे समुद्र का पानी का आगे आना, पीछे जाना, कम होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये चीज आपने बहुत सी बार बेसिक बातें हैं नोटिस करी होगी। ये होता क्यों है, पहली बात तो ये जानते हैं। अब देखो, एक छोटी सी जो बात है वो जानते हैं। ये है हमारी माता, माता मतलब हमारी पृथ्वी माता, ओके। तो ये है हमारी पृथ्वी माता, ओके। अब आपको यह पता है कि पृथ्वी तो लगाती है सूर्य के चक्कर, है ना, और पृथ्वी के कौन लगाता है पृथ्वी तो सूर्य के पीछे पागल है, और पृथ्वी के पीछे कौन पागल है, चंद्रमा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है हमारे चंद्रमा साहब, ठीक है, चंदा मामा, ठीक है ना, चंदा मामा। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे देखो, एक वाली कंडीशन, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन और डी कंडीशन। आपको एक बात ये पता है कि चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। जैसे कि हम जब कभी चीज को, बॉल को भी ऐसे ऊपर फेंकते तो वापस वो नीचे आकर के ही आती है। जैसे कि ये जिसमें ऊपर फेंकूंगा ये वापस हमारे पास नीचे ही आएगा। तो ये क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कहलाता है कि हमारी चीज खींचता है। तो ये चंद्रमा है, चंद्रमामा है, ठीक है, चंद्रमा या चंद्रमा, वो भी क्या है, पृथ्वी को खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करके रखता है। देखो मेरी तरफ देखो, ध्यान किधर है, मैं इधर है, तो अपनी तरफ खींचता है। तो पानी वाला जो फोर्स है ना, उसको वो खींचेगा। अब मान लो, अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा चंद्रमा को सही बनाता हूं। देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर ये आ गया चंदा मामा, चंदा मामा। अब ये चंदा मामा क्या, जब इसको खींचेंगे, जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा, पानी आगे की साइड आएगा या ऊपर की साइड आएगा।
तो जब पानी ऊपर की साइड आएगा तो उसे हम लोग कहते हैं हाई टाइड। क्या कहते हैं बच्चा? हाई टाइड। क्या कहते हैं? हाई टाइड। अब हाई टाइड जब यहां पे रहे तो इधर भी हाई टाइड ही होगा, दोनों तरफ से खींच रहा है, हाई टाइड ही रहेगा। तो सर यहां पर हाई टाइड, यहां पर हाई टाइड, सी डी पर हाई टाइड, तो यहां पर क्या है? यहां पे लो टाइड, और यहां पर भी बेटा लो टाइड। संतुलन तो करना पड़ेगा ना, तुम दो तो तुम भी तो लड़ो बराबर। ये खींच रहा है तो क्या रहा? हाई टाइड, ऊपर हो रहा है पानी, तो उससे क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है। और अब क्या है? इधर है लो टाइड। फिर मान लो चंद्रमा घूम करके इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, तो जब यहां पर आ गया या यहां पर आ गया तो इस पर और इस पर होगा हाई टाइड और इन दोनों पे लो टाइड। तो होगा क्या? जैसे मानो मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये क्या है? ये है पानी भैया, ठीक है ना, और ये जैसे मान लो ये इसके नीचे के पत्थर अत्तर ये सब कुछ। अब जब क्या होगा? हाई टाइड होगा ना, हाई टाइड होगा तो ये और भी ऊपर पानी हो जाएगा, और जब लो टाइड होगा तो आपको कभी कभी नीचे के पत्थर अत्तर भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, तो ये नीचे चले जाते हैं। 6 घंटों के प्रोसेस पे ये चलता रहता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। पर सर टाइड तो समझ में आ गई, पर इससे ऊर्जा कैसे? ऊर्जा कैसे सर वो समझाओ। टाइड तो हमारे बात जो दिमाग में है वो बिंदु घूम गया, ठीक है ना, हमारे आज जो बत्ती है वो जल चुकी है टाइड को लेकर के, जवाब को लेकर के। अब बात आती है कि इससे ऊर्जा किस प्रकार से होती है। तो देखो एक बात आप देखना, जैसे कि देखो मुझे ना एक्चुअल में मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत बेकार है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो मेरी ड्राइंग को ज्यादा सीरियस लेने की कभी भी जरूरत नहीं। जैसे कि मान लो ये भारत वाला नक्शा है और इसमें गुजरात वाला ये इलाका है, गुजरात वाला ले लीजिए। अब देखो क्या होता है, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है ना, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बांध टाइप में बना देंगे, डैम बना देंगे, या एक तरीके से हम लोग ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करा। अब हुआ क्या भैया, मामला कुछ ऐसा हुआ, जब हाई टाइड आई, हाई टाइड आई तो पानी ऊपर उठा। ऊपर उठा या नहीं उठा? बोलो बोलो उठा। तो जब पानी ऊपर उठा तो भैया ये पानी यहां पे जाकर के स्टोर हो गया। क्या हो गया? यहां पे जाकर के स्टोर हो गया। फिर जब लो टाइड आई तो भैया अब जो ये डैम था, ये बांध था, ये क्या हो जाएगा? इसको बंद हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हम बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली होगा। ऐसे वहां पे एक आदमी को नहीं उठा रखा है, तू गेट खोला कर, गेट बंद करा कर, देखा कर आ रही है क्या? आ रही है, आई आई आई, रुक जा रुक जा रुक जा, खोलने दे खोलने दे। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, अपने वाले दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फिर वो जब जाएगा तो हो जाएगा। अब जब लो टाइड आई तो ये पानी बाहर आ गया, आया या नहीं आया? तो अब एक बात बताओ, जब यहां पर हमने ये कर रखा था, पानी स्टोर हुआ, और फिर जब वो तेजी से हम इस पे गिरेंगे तो टरबाइन घूमेगा, और जब जब टरबाइन घूमेगा तब तक क्या होगा? विद्युत बनेगी। बस जरूरत यह है कि कुछ ऐसा शेप, कुछ खाड़ी वाड़ी वाला इलाका है, जिसे हम इंग्लिश में गल्फ कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, वो वाला इलाका होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर आकर के पानी इकट्ठा हो जाएगा और हम यहां पे बांध में उसे रोक लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और अब आपको ये चीज आगे थ्योरेटिकल भी समझ में आ जाएगी। जवारी ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो जो महासागर में तरंगे उठती हैं, ठीक है ना, जो तरंगे उठती है उनकी बात कर रहे हैं। और यहां से एक मुझे बहुत अच्छा वो याद आ रहा है, एक मोटिवेशन की, टाइड्स एंड टाइम वेट फॉर नन, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तो ये जो लहरें आती हैं, जो तरंगे आती हैं, जो टाइड्स आती हैं, वो भी किसी का इंतजार नहीं करती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसलिए आप अपना हर एक एक पल, एक एक सेकंड जो आपका कीमती है, उसे पूर्ण रूप से आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाइयों पर ही लगाएं। संकड़ी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। हाँ मेरी बात सुनना, संकड़ी खाड़ी, संकड़ी खाड़ी मैंने बोला ना, इस प्रकार से होना चाहिए। ये खाड़ी वाला इलाका, यहां पे क्या बोला है? बोलो बोलो, बांध बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? बांध बनाया जाएगा। उच्च जवार में इस सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है। अब जब उच्च जवार आएगा, यहां पे मैंने बांध बना दिया, जब उच्च जवार आएगा तो पानी अंदर चला गया, और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाएगा। द्वार होने पे क्या है? बांध में ही रह जाएगा। भैया जैसे मैंने पानी पिया, पेट में आ गया, इकट्ठा हो गया ना पानी। अब जब मैं चाहूंगा तभी तो आउट होगा, जब मैं यूरिन कर करके आऊंगा तो वो आउट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब उच्च ज्वार आई, हाई टाइड आया, तो पानी अंदर चला गया, और जब अंदर चला गया तो स्टोर हो गया, और जब दरवाजे खोलेंगे तब वो जाएगा, फिर वो वापस नीचे की साइड आ जाएगा। बाढ़ द्वारा के भार ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इससे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाते हैं। तो अब उस पे क्या है? पाइप के द्वारा बिल्कुल टरबाइन पे डाल दिया जाएगा। अब आ जाओ इस चित्र पे, ये वाला, ये देखो,
कच्छ की खाड़ी, किसकी खाड़ी? गल्फ ऑफ कच्छ, हम कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। ये देखो खंबात की खाड़ी, ये वाले जो इलाके ना, अब यहां पर हम बांध बना सकते हैं, यहां पर हम लोग बांध बना सकते हैं। और बांध क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में खंबात की खाड़ी, ये वाला इलाका भैया खंबात का है। कच्छ की खाड़ी, ये वाला कच्छ का है। पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल पर सुंदरवन क्षेत्र में भी देख लीजिएगा। गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। तो आदर्श है, स्थितियां है वहां पे बिल्कुल उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनमें नहीं होगी। अब आते हैं भूतापीय ऊर्जा पे, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा, या इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जब सूरज दादा पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें भेजते हैं ना, सूरज की किरणें भेज दी, एक आपको यह बात भी पता है ओजोन की परत है, और सूरज दादा की क्या है, कुछ बुरी किरणें भी भेजते हैं, ठीक है ना। बुरी किरणें भेजते हैं तो ओजोन रोक लेता है, बोले ना ना बाबा ना, ऐसे जाने नहीं दूंगा, बुरी को वापस बाहर भेज देता है, वो तो आप सबको पता है। पर अब एक बात, ये बात ध्यान रखना, जब पृथ्वी पर जब किरणें आ रही हैं तो वो पृथ्वी है ना भैया, पृथ्वी किसी का उधार नहीं रखती है, उधार नहीं रखती है। तो जैसे जितनी ऊर्जा वहां से सूरज दादा से आई है, कुछ कंज्यूम करेगी, कुछ अपने काम की रखेगी, वापस लौटा देगी। अब पर वापस से सूरज दादा में भी एटीट्यूड है, भैया ना ना मैं नहीं लूंगा वापस, दी हुई चीज अपन नहीं लेते, तो वो जाएगी कहां? वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वो अंतरिक्ष में चली। पर जब ये भूतापीय, जब जमीन से ये निकल रहा है, तो उससे भी हम लोग ऊर्जा बना रहे हैं। हम छोड़ते कहीं नहीं है भैया, हम छोड़ेंगे कहीं नहीं, बस हमें पता चल जाए यहां से ये चीज हमारे काम आने वाली है, हम उसका तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए, या तो हम खत्म हो जाए या वो खत्म हो जाए, ठीक है। दोनों में बराबर की होड़ लगी हुई है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक भागों से, आंतरिक भाग से, क्योंकि सूरज की रोशनी आई, फिर आंतरिक भाग से कंज्यूम करके वापस भेज दिया गया, ठीक है। आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये चीज आप देखिएगा, ये भूतापीय का है, यहाँ पर आपको पाइप दिख रहे होंगे, और इन पाइप से फिर ऊर्जा जनरेट करी जा रही है। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी गामी ढंग से तप्त होती जाती है। ये बात तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जितनी जितनी गहराई होगी पृथ्वी में, उतनी ही वो क्या होगी? गर्म होती जाएगी। आओ जानते हैं, अगर नहीं जानना है तो अब जानते, आओ कैसे जानते हैं। मैंने आपको बार बार में ये बात कह रखी है भैया, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो ऊपर ही ऊपर वाला हिस्सा है वो है भूपरपट्टी। बोलो बोलो, भूपरपट्टी, ये भूपरपट्टी। उसके बाद जो ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कौन सा है? मेंटल। मेंटल, ये आगरा वाला मेंटल, पागल खाना नहीं है, ठीक है, मेंटल नाम ही है इसका। और जो ये इसके अंदर वाला जो आखिरी का जो बिल्कुल इंटीरियर है, उसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में कोर बोलते हैं, हिंदी में जब इसकी बात होती है तो क्रोड कहा जाता है इसको। आई बात समझे? भूपरपट्टी पे ज्यादा गर्माश नहीं है, मेंटल तो बिल्कुल ऐसे भभकता है भैया, वहां पे लिक्विड है, तरल पदार्थ है। और आप ये भी चीज देखा करो क्या, कि जो ज्वालामुखी फटते हैं वो क्या है, यहां पे से मेग्मा निकलता है, और वो बाहर आकर के जब निकलता है तो वो लावा है। तो कहां से आता है? मेंटल। वो इतना गर्म होता है, हाथ लगा दो उसको, ऐसे हो जाओगे बिल्कुल। जहां पर आज भी एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, वहां पे लोगों का रहना निषेध है, मना कर रखा है। फिर तीसरा क्रोड। तो जितना आप गहराई में जाते जाओगे, जितना आप गहराई में जाते जाओगे, तो क्या है? ताप है, गर्माश है उसमें, और उस गर्माश का क्या है? फायदा उठा लिया जाता है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। तो जहां पे भूतापीय ज्यादा होगा, तो जो गहराइयां हैं, उथली जो बहुत गहराई है, उनमें भी हमें तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। तो जो जल है वो भी क्या है? उष्मा का अवशोषण करता है और तप्त होता रहता है, अपनी जो जरूरत है उसे पूरा करता रहता है। ये इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उड़ता है, और ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो भाप में उड़ता है, और फिर हम उसे ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। इस भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बताओ, सोचो कहां से हम लोग विद्युत बना रहे हैं, कहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। तो सैकड़ों गर्म पानी के अंदर ऐसी काफी जगह है जहां से हम लोग क्या है? विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है।
एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट है, पर्वत घाटी में स्थित है, दूसरी लद्दाख में पूना घाटी में स्थित है। ठीक है ना। तो एक तो विद्युत पानी कहां हो गई, मणिकरण में। 2 परियोजनाएं चला रखी सरकार ने, 2 प्रोजेक्ट चला रखे, एक मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और दूसरा लद्दाख के पूगा घाटी में। अब आते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, कि भैया जो हमारे पास ऊर्जा संसाधन है उनका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, उन्हें हमें बचा करके रखना है, कंजर्वेशन हमें करना है। ठीक है, हम खनिजों के संसाधनों की संरक्षण की बात कर चुके। अब ऊर्जा के जो संसाधन है उनके आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ये बात हम लोग देखते हुए आ रहे हैं ना, वाणिज्य के में भी मूल्य का देखा, हर जगह हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो आर्थिक विकास के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है। तो यहां पे लिखा हुआ क्या, ऊर्जा संसाधन। क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा संसाधन। और संसाधन जो है, संसाधन क्या है, संसाधन तो हमारे लिए विकास का ही काम करते हैं, विकास का ही काम करते हैं। अगर आपको विकास करना है तो संसाधनों को बचाना होगा, और अगर आपको विकास करना है तो संसाधन बचाने हैं, और संसाधनों का विकास करना है तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ चलते रहने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक बहुत आधारभूत है। मैंने क्या कहा था जब ऊर्जा की शुरुआत करी थी कि भाई सभी कामों में, सभी क्रियाकलापों में क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। तो आप किसी भी सेक्टर में देख लो, कृषि का, उद्योग का, परिवहन का, वाणिज्य का, घरेलू आवश्यकता, हर जगह हमें क्या है, ऊर्जा के निवेश की, ऊर्जा लगाना, उसमें ऊर्जा की जरूरत हमें उसमें पड़ती है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। अब देखो, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भी ये महसूस हुआ कि हमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। तो उसी पृष्ठभूमि में, उसी के दायरे में बात कर रहा है, विकसित करने के लिए सतत पोषणीय मार्ग के तहत कि भाई हम भी इस्तेमाल कर ले और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, इस प्रकार से विकसित करने की तुरंत आवश्यकता सरकार को लगी। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार है। प्रोन्नति मतलब प्रमोशन हम लोग करते रहे, उसमें हम बढ़ाता करते रहे, और नवीकरण ऊर्जा संसाधन को हम प्रयोग करें, उससे सतत पोषणीय होना चाहिए। यही क्या है, सतत पोषणीय के 2 आधार है। एक तो प्रोन्नति, उनका प्रमोशन करें, और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को हम क्या करें, बढ़ावा दें। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पमत ऊर्जा दक्ष देशों में से गिना जाता है, पर कम से कम जो हम लोग ऊर्जा को कर रहे हैं उनमें हम गिने जा रहे हैं। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। अब ये न्याय संगत में क्या है, इसका मतलब यह है कि हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग किसी भी चीज का नहीं करना है। हमें किसी भी चीज का क्या है, दुरुपयोग करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज का उपयोग करना है। तो इसलिए मान लो अगर आप कहीं बैठे हैं, आप रूम में बैठे हैं, रूम से जब बाहर निकल रहे हैं, आपको लाइटों की जरूरत नहीं, आप उसे बंद करिए। अगर आपको पानी के, आप जब टूथब्रश करते हैं और आपको पानी की जरूरत नहीं, आप उसे बंद करिए। तो किसी भी चीज की जितनी आपको जरूरत है उसी से करिए, तभी संसाधन सुरक्षित रहेंगे, ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ आज का लेक्चर और आज का ये चैप्टर नंबर 5 आपका भूगोल का ऊर्जा तथा खनिज ऊर्जा तथा ऊर्जा संसाधन कंप्लीट होता है। एक नए चैप्टर के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट में डालें, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।